हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन और इसका पार्ट 1 चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो इसको देखने से पहले आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आने वाला। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चेंजिंग कंट्री साइड, टाउन्स एंड ट्रेड और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। इससे पहले हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने मगध के बारे में पढ़ लिया, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा बहुत हमने एपिग्राफी के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने ये जाना कि जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी को डेसिफर कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जानी और मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी हमने जाना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो इसके कंटेम्प्रेरी नॉर्थ साइड में जिस तरीके से अलग अलग कह सकते हैं आप एम्पायर्स का, जैसे कि मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, उसका डेवलपमेंट चल रहा था, उसी तरीके से साउथ में भी अलग अलग चीफ्स और जो किंगडम्स है वो टेक प्लेस कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। ये देखिए, हाँ, वो कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहे थे। चीफडम्स जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सारे के सारे तमिलकम एक एरिया है जो कि आज का प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सब के एरिया में आता था तमिलकम। तो उस जगह पे चोला, चेरास और पांड्यास, ये सारे के सारे जो किंगडम्स है वो एमर्ज हो रहे थे। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा, अगर हम नॉर्थ से कंपेयर करें तो ये जो चीफ्स और किंग साउथ में थे ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्पेरस थे। ठीक है, अब और नीचे चलते हैं। अब इसमें आ जाए चीफ्स एंड किंगडम्स। एग्जैक्टली एक चीफ जो है वो होता क्या है। तो चीफ एक पावरफुल मैन होता है जिसकी जो पोजीशन है वो एक हेरिडेटरी भी हो सकती है और हेरिडेटरी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पोजीशन है वो उसको पूर्वजों से मिलती आ रही है, लीनेज से उसको मिलती आ रही है, ये होता है हेरिडेटरी। अब और इसके अगर नीचे चले तो और कुछ हम चीफ्स और किंग्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है सतवाहनास और एक है शाकास। सतवाहनास ने हमारे इंडिया में कहाँ पे, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में रूल करा था। कब तक रूल करा था, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी सीई तक। यहाँ पे सीई और है और यहाँ पे बीसी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो तब तक इन्होंने सतवाहनास में रूल करा था। और शाकास ने अपना सेंट्रल एशिया में इन्होंने ओरिजिन था इनका, शाकास ने अपना किंगडम जो है नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में बसा लिया था। इन दोनों का जो ओरिजिन है, खैर वो तो क्लियर नहीं हो पाया ये एग्जैक्टली आते कहाँ से थे। लेकिन जो सतवाहनास थे, एक बार ये पावर में आ जाने के बाद ये अटेम्प्ट करते थे, ये कोशिश करते कि हमें सोशल स्टेटस भी मिल जाए। मतलब एक बार सतवाहनास पे पावर आ गई तो वो कोशिश करते कि उनको सोशल स्टेटस भी मिल जाए, समाज में एक तरीके से उनको दर्जा मिल जाए, उनको और ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे, अब रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए अलग अलग तरीके जो है वो काफी सारे किंग्स फॉलो करते थे। वो कौन कौन से तरीके हैं, एक सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो कुशानास ने दिया है। वो क्या करते थे, हाई स्टेटस को क्लेम करने के लिए अपने आप को डेटीज, वेराइटी ऑफ डेटीज से इंट्रोड्यूस करवा देते, मतलब अपने आप को एक तरीके से क्लेम कर लेते थे कि हम इनके थ्रू है ऐसा कुछ। दिस स्ट्रेटेजी वॉज बेस्ट एग्जाम्पल बाय द कुशानास। इन्होंने इनके बेस्ट एग्जाम्पल है। कहाँ गया, हाँ, ये रहा। द नोशन ऑफ द किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स द बेस्ट एविडेंस। वही बात है कि इनके जो बेस्ट एविडेंस है वो कॉइन्स और स्कल्पचर्स में पाए गए हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल है, इन्होंने क्या करा, कुशानास ने एग्जैक्टली करा क्या था, इन्होंने अलग अलग जगह पे, जैसे कि मथुरा में एक मठ है, उसके पास एक श्राइन है, वहां पे हो गया, और जैसे कि कहाँ पे अफगानिस्तान में हो गया, तो इन जगहों पे अपने श्राइन्स में कोलेसल स्टैच्यूज बनवा दिए, अपनी बड़ी बड़ी लार्ज मूर्तियां बनवा ली इन्होंने। और ये क्या करते थे, ये इंडिकेट क्या करता था कि जो कुशानास है वो अपने आप को क्या कंसीडर करते थे, देमसेल्फ गॉड लाइक, वो अपने आप को गॉड की तरह पोर्ट्रे करते थे। ये वो अलग अलग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे, जैसे कि देवपुत्र हो गया जिसका मतलब है सन गॉड। और ये इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती थी, ये इनको इंस्पिरेशन मिली चाइनीज रूलर से, जो कि सेम अलग अलग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे, जैसे कि सन्स ऑफ हेवन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें यह था कि किस तरीके से कुशानास है वो हाई सोसाइटी
सॉरी जो कुशानास है वो सोसाइटी में हाई स्टेटस को क्लेम करने के लिए अलग अलग तरीके से अपनाते थे। अलग अलग तरीकों में वो क्या करते थे, अपने कोलोसल स्टैच्यूज बनवा देते थे अलग अलग तरीकों अलग अलग जगह पे, और अपने आप को एक टाइटल देते थे वो, जैसे कि देवपुत्र, जिसका मतलब होता है सन ऑफ गॉड। ठीक है, ये था यहाँ पे। अब क्या होने लगा, बाय द 4th सेंचुरी, अब धीरे धीरे 4th सेंचुरी आने लगी और मौर्य एम्पायर के बाद कौन आने लगा, गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। अब गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर के बारे में हमको पता कहाँ से चला। तो इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे लिटरेचर हो गया, कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, इंस्क्रिप्शंस में प्रशस्ति, पैट्रॉन्स, पोएट्री, ये सारी की सारी चीजें जो है हमको सोर्सेज की तरह काम करती हैं कि ये किस तरीके से हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पता लगा सकते हैं। और एक और चीज है, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि है द प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रयाग प्रशस्ति को क्या जानता, और क्या एक और क्या नाम है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि हरीश सेना ने कंपोज करा था संस्कृत में। और हरीश सेना कौन थे, ये समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे, जो कि बहुत ही जो, और समुद्रगुप्ता कौन थे, समुद्रगुप्ता एक गुप्ता रूलर्स में बहुत ही जाने माने पावरफुल रूलर थे। तो इसमें क्या है, गुप्ता रूलर में सबसे पावरफुल रूलर कौन सा है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर कौन सा है, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट है हरीश सेना, और हरीश सेना ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, जिसको और क्या बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गुप्ता रूलर्स में समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरीश सेना, और हरीश सेना ने कंपोज करा है प्रयाग प्रशस्ति, और वो भी संस्कृत में, संस्कृत में। ठीक है, अब आ गया नीचे, अब नीचे चलते हैं, और वही समुद्रगुप्ता के थोड़ा सा एक पैराग्राफ दे रखा है समुद्रगुप्ता को प्रेस करते हुए। और अगर आप नीचे आओगे तो 2-3 आप कह सकते हो 1 मार्कर के लिए, कि कुबेर कौन थे, कुबेर वाज द गॉड ऑफ वेल्थ, वरुण द गॉड ऑफ द ओशियन, इंद्र द गॉड ऑफ रेन्स, एंड यम द गॉड ऑफ डेथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स हैं। और नीचे चलते हैं, अब नीचे आ जाता है द चेंजिंग कंट्री साइड। अब धीरे धीरे देखें कि जो विलेज वाले एरियाज, जो कंट्री साइड के जो एरियाज हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होने लगी। तो सबसे पहले तो दे रखा द परसेप्शन, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा शॉर्ट में ये बता रखा है कि किस तरीके से जो किंग है और जो उनके मासिस है, यानी जो उनकी जो प्रजा है, उनके बीच का रिलेशन कैसा होता था। आमतौर पे ज्यादातर का जो आमतौर पे जो किंग्स का और उनकी जो मासिस का रिलेशन होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता था। ठीक है, वो ज्यादातर जो विलेजमैन होते हैं वो फॉरेस्ट में भाग जाया करते थे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप पूरा पैराग्राफ रीड कर सकते थे। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि झटकाज हो गया, पंचतंत्र हो गया, ये स्टोरीज है जो कि अपने एक तरीके से किंग्स के बारे में बताती है। आपने बहुत ज्यादा स्टोरीज पढ़ी होगी जिसमें किंग्स के बारे में भी बहुत ज्यादा स्टोरीज है। और यही झटकाज वर द रिटन इन द पाली, झटकाज को पाली में लिखा गया, कब लिखा गया, फर्स्ट मिलीनियम के अराउंड लिखा गया। एक स्टोरी गंडा टिंटू भी है झटका, और इसके अंदर आप पूरा ये पढ़ सकते हो, ये स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीयूटी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सुदर्शना लेक है जो कि आर्टिफिशियल रिजर्वोयर था। इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था शाका रूलर रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने जब इसको बनाया था, जब इसको रिपेयर करवाया था, तो इन्होंने अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करे थे, ओन रिसोर्सेज को यूज करा था उन्होंने, और विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन हिज सब्जेक्ट, बिना कोई टैक्स लिए इन्होंने सुदर्शना लेक को रिपेयर कराया था। अब नीचे आ जाते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ठीक है, अब वहाँ पे एग्रीकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे उस सोसाइटी में। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता था। अब वो टेक्निक्स क्या क्या है, पहली टेक्निक है शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर। वो प्लाउ एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए, और जो कि ज्यादातर काफी इलाकों में फैलता चला गया, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल एलुवियल रिवर थी, जैसे कि गंगा हो गई और कावेरी हो गई। और आयरन टिप्ड प्लाउशेयर, ठीक है, आयरन टिप्ड प्लाउशेयर जो कि है उसको बहुत ज्यादा यूज करा जाने लगा, और एक टेक्निक को फॉलो करा जाने लगा जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये स्पेसिफिकली पैडी के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, तो इस ट्रांसप्लांटेशन एक टेक्निक है, इसको यूज करा जाने लगा। इसमें क्या होता है, ये पैराग्राफ उसी के बारे में दिया। इसमें क्या होता है, ये पैडी के लिए ज्यादातर होता है, और यहाँ पे जब सीड्स होते हैं तो उनको पहले एक जगह पे सो कर लिया जाता है, और जब उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तब उनको हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी जो उनकी ग्रोथ है और जो उनके सर्वाइवल रेट्स है
वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल हेयर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द सैपलिंग्स हैव स्प्रूम, जब उनके सैपलिंग्स आ जाते हैं तब उनको वहां से हटा के दूसरे एरियाज में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो सैपलिंग्स की जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो सके और प्रोडक्शन में इंक्रीज आ सके। ठीक है, और क्या क्या है, और आयरन प्लाउशेयर, वही आयरन प्लाउशेयर का यूज करा जाने लगा, लेकिन कई कई जगहों पे इसका जो यूज है वो रेस्ट्रिक्टेड था, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो कौन कौन से पार्ट है जहाँ पे प्लाउशेयर का रेस्ट्रिक्शन था, वो एक बार जान लेते हैं। वो एरियाज थे सेमी एरिड एरियाज थे। अब वो सेमी एरिड एरियाज कौन कौन से थे, पार्ट्स ऑफ पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाले हो गए। और कुछ हिली एरियाज में भी जो ये था, ये मतलब कुछ हिली एरियाज में भी अलग अलग टेक्निक्स यूज होने लगी। वहाँ पे क्या यूज होने लगा, हो एग्रीकल्चर यूज होने लगा। वहाँ पे प्लाव एग्रीकल्चर यूज नहीं होता था, वहाँ पे हो एग्रीकल्चर यूज होता था। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड कैनाल्स। ठीक है, और ज्यादातर थ्रू वेल्स एंड टैंक्स, इनके थ्रू जो इरिगेशन होता था वो ज्यादा यूज किया जाता था, कैनाल्स को उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। अब डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, अब जो रूरल सोसाइटी थी वहां पे क्या क्या डिफरेंसेस थे उस टाइम पे, तो उसको जानने के लिए हमारे पास दो लिटरेचर्स हैं, आप कह सकते हो, या दो ट्रेडिशन है। पहला है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और दूसरा है अर्ली तमिल लिटरेचर, या जिसको हम कहते हैं संगम टेक्स्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये लिटरेचर का पार्ट है सारे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहता है, ये कुछ नहीं कहता, ये मतलब एग्रीकल्चर में जो पीपल इंगेज है उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में या उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है द टर्म गहपति, वो हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में टर्म है गहपति, वो यूज की जाती थी पाली टेक्स्ट में, किसको डेजिग्नेट करने के लिए, सेकेंड और थर्ड कैटेगरीज को डेजिग्नेट करने के लिए गहपति का यूज किया जाता था। ठीक है, जिसके अंदर जो लार्ज लैंड ओनर थे, विलेजमैन हो गया, हेडमैन हो गया, ये सारी की सारी, और जो ये धीरे धीरे पावर में आने लगे। अब दूसरी तरफ अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट, तो इसके अंदर किस तरीके से डिफरेंशिएशन था, तो इसके अंदर क्या करते थे, इसके अंदर जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया था। जैसे कि जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको क्या कहते थे, वेलालर कहते थे, और जो प्लाउमैन हैं उनको हम उर्वर कहते थे। ये जेड नहीं है, ये तमिल में इसको र प्रोनाउंस करते हैं, अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो प्लाउमैन को क्या कहते थे, उर्वर कहते हैं, और स्लेव्स को क्या बोलते थे, अदिमई कहते थे। ये हो गया यहाँ पे बस, और भी बहुत ज्यादा कैटेगरी है, आप इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। अब गहपति एग्जैक्टली होता क्या है, गहपति का मतलब क्या है, गहपति बहुत ही आसान है, गहपति वॉज द ओनर, एग्जैक्टली मतलब जो घर का जो ओनर है, गहपति वॉज द ओनर, मास्टर, हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेस एंड वर्क, मतलब घर में जितनी भी चीजों पे जो कंट्रोल है वो गहपति का होता था। गहपति पूरे घर का ओनर था, मास्टर होता था, जिसपे जो कि कंट्रोल करता था वुमेन्स को, स्लेव्स को, वर्कर्स को, चिल्ड्रंस को, सभी को कंट्रोल करता था, तो उसी को गहपति बोला जाता था। ठीक है, अब क्या, लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलाइट्स, अब धीरे धीरे लैंड ग्रांट्स का भी जो कह सकते हो आप जो तरीका था वो भी सामने आने लगा। अर्ली सेंचुरीज में, या अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा फाइंड ग्रांट्स ऑफ द लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। हम अर्ली सेंचुरीज में देखते हैं कि किस तरीके से जो लैंड ग्रांट्स के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं, जो कि इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड किए जाने लगे। अब ये जो लैंड ग्रांट है ये जनरली ब्राह्मण्स को किया जाता था या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किया जाता था। जनरली अबाउट लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और द ब्राह्मण्स, ज्यादातर इन्हीं को जो लैंड ग्रांट्स है वो किया जाता था, और इंस्क्रिप्शन पे इनके बारे में लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन में जो इनकी लैंग्वेज थी वो आमतौर पे संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इन सारी की सारी लैंग्वेजेस में इंस्क्राइब किया जाता था उसको। तो लैंड ग्रांट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो बट एग्जाम्पल में ये है कि एक प्रभावती गुप्ता नाम की एक लेडी थी, लेडी का एक क्वीन थी। ठीक है, क्वीन थी, और ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। और इन्होंने कहाँ पे शादी करी थी, इन्होंने वकाटकास में अपनी शादी करी, वकाटकास में इनकी शादी हुई। अब मैटर क्या होता है इनका, आगे होता क्या है कि इंस्क्रिप्शन पे हमें ये पता लगता है कि इन्होंने एक लैंड को ग्रांट करा था, इन्होंने अग्रहारा उस लैंड का नाम था, और उन्होंने उसको ब्राह्मण को ग्रांट करा था। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम संस्कृत लीगल टेक्स्ट में देखते हैं
कि वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड। मतलब एक तरफ जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट है वो ये कहता है कि वुमेन्स पे उस टाइम पे कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होता था रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड हो गया या और भी कई सारी चीजें होगी, उन पे कोई भी उसका एक तरीके से अथॉरिटी नहीं होती थी या चीजें उनकी नहीं होती थी। तो आखिरकार कैसे प्रभावती गुप्ता ने जो कि लैंड जो उनका नहीं था वो किस तरीके से उन्होंने ग्रांट कर दिया, मतलब क्यों कर दिया। अब क्यों कर दिया तो इसके रीजंस कुछ हमारे हिस्टोरियंस ने दिए हैं, सामने रखे हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकता है कि उन्होंने दिया हो। बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, एक रीजन ये हो सकता है कि वो रानी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, रानी हो सके तो उनके लिए उनको एग्जेम्प्ट किया जाए या उनको, इसीलिए देयर फोर द केस वॉज एक्सेप्शनल, इसीलिए हो सकता है ये जो केस है ये एक्सेप्शनल रहा हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजंस ऑफ द लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि जो प्रभावती उस टाइम पे जो लीगल टेक्स्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर जगह पे सेम ना रहे, मतलब किसी एरिया में उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो ज़्यादा हो और किसी एरिया में उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम है। ठीक है, एक मिनट। अब और नीचे आते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स इन सब सब्जेक्ट हीटेड। मतलब ये जो लैंड ग्रांट का जो टॉपिक है ये हिस्टोरियंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिबेटेड टॉपिक है कि क्यों करते थे। ये हो सकता है एक स्ट्रेटेजी हो कि जिसके थ्रू वो अपनी एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर को नए नए एरियाज में इंट्रोड्यूस कर सके। काफ़ी ज़्यादा जो ये टॉपिक है ये डिबेटेबल है। ठीक है, अब नीचे क्या है, अब ये वही वही यहाँ पे ये दे रखा है, अग्रहारा वाज द लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण। मतलब ये प्रभावती गुप्ता ने ब्राह्मण को एक लैंड ग्रांट किया था और उस लैंड का नाम था अग्रहारा। और जब ये लैंड ग्रांट कर दिया तो उनको सभी चीजों से मुक्त कर दिया, सभी चीजों से आजाद कर दिया कि उन्हें कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं देना, तो राजा को कोई भी रेवेन्यू नहीं देना उनको, और ये सारी की सारी मतलब उनको उस लैंड से कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी रेवेन्यू नहीं देना, बेसिकली उनको फ्री कर दिया गया। अब और नहीं चाहते। अब टाउन्स एंड ट्रेड, अब किस तरीके से ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा। ठीक है, अलग अलग लोग जो है वो धीरे धीरे व्यापार करने लगे। उससे पहले हम पाटलिपुत्र की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरी यहाँ से स्टोरी क्या थी यहाँ पे कि जो पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र पहले से नहीं था, उससे पहले एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था पाटलिग्रामा। अब 5th सेंचुरी में क्या होता है, मगध आते हैं, रूलर्स आते हैं और डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो पहले जो राजगृह था उसको चेंज करके पाटलिग्रामा पे, बाद में फिर इसका पाटलिग्रामा से नाम हटा के इसका पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू दिस मतलब पाटलिग्रामा सेटलमेंट, एंड रीनेम, रीनेम किसको कर दिया, इसको पाटलिपुत्र के साथ इसको रीनेम कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, बाय द 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी में तो इसको चेंज कर दिया था नाम, लेकिन 4th सेंचुरी आते आते ये इतना ज्यादा फेमस हो गया मौर्यन एम्पायर में कि ये पूरे एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज बन गया। लेकिन अब वही धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ इसकी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस घटती चली गई और फिर ये एक तरीके से खत्म ही हो गया। वो फिर बाद में क्या होता है, बाद में चाइनीज पिलग्रिम शुआंगशांग आते हैं 7th सेंचुरीज में और इसको टुकड़ों में पाते हैं, और वो भी बहुत ही कम पॉपुलेशन के साथ। मतलब एक टाइम पे किस तरीके से जो पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था, एशियाज का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ ये धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, अब आता है वही न्यू सिटीज। अब धीरे धीरे जो अर्बन सेंटर्स मतलब 6th सेंचुरीज में आते आते अलग अलग ट्रेड के सेंटर्स जो है वो इमर्ज होने लगे अलग अलग जगहों पे, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया जो कि रिवर के पास सिचुएटेड था, उज्जैन हो गया जो कि लैंड रूट्स के लिए काम आता था, पुहार हो गया जो कि कोस्ट के पास आता था, और वैसे और इसी तरीके से हम देखते हैं मथुरा देखते हैं जो कि टाइम के साथ बसलिंग सेंटर होता है, कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तहत ये बहुत ही मेजर सेंटर इमर्ज होता है। अर्बन सेंटर, अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड द क्राफ्टमैन। अब अर्बन पॉपुलेशन में भी देखते हैं, उससे थोड़ा सा बहुत उससे पहले थोड़ा सा सोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आर्टिफैक्ट हमें मिले हैं। तो आर्टिफैक्ट में हमें मिला है फाइन पोएट्री बाउल्स मिले हैं, डिशेज मिला है विद ग्लॉसी फिनिश नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये चैप्टर 1 में भी सेम यही नाम दिया हुआ है जो पॉट्स वो यूज करते थे हड़प्पन लोग। ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइंस, ठीक है, और अलग अलग तरह के मटेरियल मिले जिसकी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी हो गया, ग्लास हो गया, शेल हो गया, टेराकोटा हो गया, ये सारी की सारी जो अलग अलग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स भी मिले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइटेड है, अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो जो भी चीजें इसमें हाईलाइटेड करी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो
जैसे जैसा इसमें हाईलाइट दिया है आप उसको अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया है गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ को क्या कहते हैं, सोवनिका कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वन मार्कर, ये सीयूटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कहीं से भी आ सकता है और बोर्ड्स के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं। बाय द सेकेंड सेंचुरी वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। अब वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक मिनट। अब वोटिव इंस्क्रिप्शंस पे वो सारी चीजें जो रिकॉर्ड की जाती थी या ऐसे गिफ्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता था जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट किया जाता था। मतलब अगर मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, अगर उसको कोई भी चीजें गिफ्ट की जा रही है, ठीक है, तो उसका जो इंस्क्रिप्शन है वो किस पे, तो उसको इंस्क्राइब करते थे और उस इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते थे, वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शंस मतलब ये स्पेशली किनके लिए है, रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बाय द सेकेंड सेंचुरी मतलब ये सारी चीजें हम पाते हैं। और वोटिव इंस्क्रिप्शन जब हमें मिलता है तो क्या क्या मेंशन करता है, वो मेंशन करता है द नेम ऑफ द डोनर, किसने डोनेट किया था। समटाइम्स कभी कभी उन लोगों के ऑक्यूपेशन को भी ये स्पेसिफाई कर देता है, और कभी कभी जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, टाउन्स में हो गया। अब अलग अलग कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, जिसकी वॉशिंग फोक्स हो गया, वीवर्स हो गया, स्क्राइब्स, कारपेंटर, पॉटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर, मर्चेंट की, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग भी वहाँ रहते थे। तो कभी कभी जो इंस्क्रिप्शन है वो इनके बारे में भी डिस्क्राइब कर देता था। इसी तरीके से गिल्ड्स, नेवीज हो गया, अलग अलग क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हो गया, तो उनके बारे में भी वोटिव इंस्क्रिप्शंस बता देता था। एक मिनट। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब किस तरीके से ट्रेड होता था एग्जैक्टली, मतलब ट्रेड में क्या क्या चीजें थी वो तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया। आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। अब 6th सेंचुरी क्या होता है, जो ट्रेड होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से किया जाने लगा। मोस्टली लैंड और रिवर रूट से ज्यादा जो ट्रेड है वो होता था, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट एंड द एक्सटेंडेड इन द वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग जगहों पे ट्रेड होता था। अब जो लोग ट्रेड पे जाते थे, अब अच्छा एक और बात, जब ट्रेड होता था तो जो अलग अलग जगह के जो किंग्स है, जो राजा है, वो क्या करते थे, इन्हीं रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। Rulers often attempted to control these routes, possibly by offering protection for the price। मतलब ऑब्वियस अगर कंट्रोल करेंगे तो क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। तो इसलिए वो क्या करते थे, ऐसे जो फेमस रूट्स हैं जो ट्रेड के, उनको क्या करते थे, वो एक तरीके से सीज कर लेते थे। सीज क्या करना, उसके ऊपर वहां से आने जाने जो चीजें उस पर टैक्स लगा देते थे। दोज हु ट्रेवल, अब जो ट्रेड करते थे उनमें कौन कौन से जो लोग आते, वो कौन कौन से लोग आते हैं, सॉरी कौन कौन से वो पीपल हैं जो ट्रेड करते थे, तो वो है, उनमें कौन कौन आते हैं, पेडलर्स आते हैं जो कि ऑन फुट ट्रेवल करते थे, मर्चेंट्स आते हैं जो कि अलग अलग मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते थे, जिसकी कारावांस और बुल्लक कार्ट्स हो गया, पैक एनिमल हो गया, और एक और कैटेगरी है तो वो होती है सी फारर्स। ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा दूर दूर जाते थे, वेंचर्स करते थे, लेकिन जो इनका बहुत ही ज्यादा रिस्की होता था ये वेंचर्स, लेकिन उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था। मतलब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। सक्सेसफुल, और जो मर्चेंट सक्सेसफुल हो जाते थे उनको क्या डेजिग्नेटेड एज अ मसतुवन, ठीक है, उनको मसतुवन कह के डेजिग्नेट किया जाता था। ये तमिल में वर्ड यूज किया जाता था। मतलब तमिल में जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे उनको क्या बोलते थे, मसतुवन, और प्राकृत में उनको कहते थे सिटीज एंड सतवाहस, ये उनको कहते थे। अलग अलग वाइड वेराइटीज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अलग अलग चीजों का, अलग अलग प्रोडक्ट्स का व्यापार होता था, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ग्रेन, क्लोथ, मेटल और फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, और बहुत सारी चीजें जो है उसका ट्रेड होता था। अब कॉइन्स एंड द किंग्स, अब किस तरीके से कॉइन्स का सर्कुलेशन भी होता था, जब ट्रेड हो रहा तो कॉइन्स का सर्कुलेशन भी होता था। तो कॉइन्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, या कॉइन्स किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ, ऑब्वियसली बात है, तो वो पढ़ेंगे। पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो पंच मार्क जो कॉइन्स है वो बनने लगे, वो आने लगे। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई, अब धीरे धीरे इनमें भी क्या होने लगा कि मौर्यस ने अटेम्प्ट करा कि हम इनमें भी सिंबल्स को लगा देंगे, टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑफ द पंच मार्क्ड कॉइन्स विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी इंक्लूडिंग द मौर्यस। मौर्यस ने ट्राई करा कि सिंबल्स का यूज करेंगे वो। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। मतलब इंडो ग्रीक्स ने क्या करा, सबसे पहले जो कॉइन्स है उसके ऊपर नाम और इमेजेस को इंस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसी तरीके से जो कुशानास है
इन्होंने क्या करा, सबसे इशूड द लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन द फर्स्ट सेंचुरी में क्या करा, फर्स्ट सेंचुरी में कुशानाज ने गोल्ड कॉइन के बहुत सारे जो होर्ड्स है उसको इशू कर दिया। और क्या है नीचे, और जो कॉइन्स का जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना दूर दराज इलाकों में भी होता है, जैसे कि जो रोमन एम्पायर और जो रोमन एम्पायर है वहां पे भी कॉइन्स का सर्कुलेशन चल रहा था, ठीक है। और क्या है, और कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय द ट्राइबल, और कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, ट्राइबल जो कुछ आदिवासी जो लोग हैं, कुछ जो ट्राइबल पीपल हैं, वो भी कॉइन्स को इश्यूज करने लगे। जैसे कि यहूदीज, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब और हरियाणा से, मतलब पंजाब और हरियाणा में यहूदीज ने कॉइन्स को इश्यूज करा। कौन से कॉइन्स को इश्यूज करा, कॉपर कॉइन्स को इश्यूज करा। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स ने मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन को इश्यूज करा। इनमें से क्या खास बात है, इनमें ये खास बात है कि ये जो गोल्ड कॉइन्स है ये अपनी प्योरिटी के लिए जाने जाते थे, मतलब जो गुप्ता रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू करे वो बहुत ही ज्यादा प्योर थे। और मीनवाइल जो कुशानाज ने करा था वो बस लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते थे, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, बैक टू द बेसिक्स। अब वही जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरीके से जेम्स प्रिंसेप ने सॉरी, तो अब स्टार्ट करते हैं बैक टू बेसिक्स, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में आगे कि किस तरीके से हमने देखा था कि जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी को डेसिफर कर लिया था। अब उसी की स्टोरी है ये कि किस तरीके से डेसिफर कर लिया, दोनों सेम है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं। तो ज्यादातर जो स्क्रिप्ट है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी, ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी से डिराइव की गई है। और इसको कैसे डेसिफर करा था, यूरोपियन स्कॉलर्स ने, हमारे जो इंडियन पंडित्स हैं उनकी हेल्प ली थी ताकि वो इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर पाए। मेन यही पे है, इन्होंने हेल्प ली थी इंडियन पंडित्स की, ठीक है। और इसके बाद सेम फैक्ट को रिपीट कर दिया है कि ओनली आफ्टर द कि जो अपने जेम्स प्रिंसेप उन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ अशोकन ब्राह्मी को 1838 में डेसिफर कर लिया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्राह्मी को 1838 में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, इसको डेसिफर कर लिया था ब्राह्मी को। और खरोष्टी के लिए भी सेम यही स्टोरी है, ये अंडरलाइन कर दिया है, सेम यही स्टोरी है। कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ द किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। कॉइन्स में भी खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इंस्क्राइब किया जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें अब अपने लास्ट में आते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। अब जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे उसमें क्या क्या एविडेंसेस मिले थे, तो एक तरीके से उसमें दो एविडेंसेस मिले थे जो कि अशोकन स्क्रिप्ट्स थे। टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस नेम्ड ऑफ द रूलर अशोका इज इंस्टेड ऑफ टाइटल अडॉप्टेड बाय द रूलर। मतलब इसमें क्या है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन, हमें ये पता लगा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा हुआ है वहां पे कि जो अशोका है वो दो टाइटल्स का यूज करते थे। कौन कौन से दो टाइटल है, देवनम पिया और एक है पियादसी। देवनम पिया का मतलब क्या है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और पियादसी का मतलब है प्लेजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। ये इन दो वर्ड्स का मतलब है जो हमें इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक और 1 मार्कर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एपिग्राफिस्ट हैव ट्रांसलेटेड द टर्म पटिवेदिका एज रिपोर्टर। मतलब उस टाइम पे जो पटिवेदिका वर्ड है उसका मतलब क्या है, रिपोर्टर उसका मतलब है, एपिग्राफिस्ट नहीं पता लगा है। और आते हैं नीचे, कलिंगा, और 1 मिनट, द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस। अब जो हमें जो इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं, जो खोजे जाते हैं, जो हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस, अब उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो वो कमियां या क्या है या क्या लिमिटेशंस है, तो उसके बारे में दे रखा है। तो उसकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस है, जैसे कि कभी कभार जो लेटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फेंटली इनक्रिप्ट किए, मतलब कभी कभी कुछ लेटर्स को बहुत हार्डली इनक्रिप्ट किया जाता था और होते थे, और कुछ लेटर्स जो है बहुत ही ज्यादा फेंटली, मतलब बहुत ही धुंधले धुंधले, मतलब ना के बराबर दिख ही नहीं रहे हैं।
ठीक है, thus is reconstruction are uncertain. Also inscriptions may be damaged. अब ये भी हो सकता है कि जो inscriptions है वो डैमेज हो, या उनके जो लेटर्स है काफी ज्यादा जो उनके लेटर्स है वो मिसिंग होते थे, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन. अब जो इंस्क्रिप्शन है उसको बहुत ही टाइम पहले, बहुत ज्यादा पुराने टाइम में उसको इंस्क्राइब किया हो, तो हम उसको श्योर नहीं होते हमेशा कि जो हमने उसका मीनिंग निकाला है, जो हमने उसका मीनिंग डेसिफर किया है, हम उसके लिए श्योर नहीं होते. ठीक है, नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. और क्या है, नॉट ऑल दी डेसिफर. अब इतनी ज्यादा हमें जो इंस्क्रिप्शन है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, लेकिन सारे के सारे हमने उसको डेसिफर नहीं कर लिया है. ठीक है, सारे कर नहीं पाते, उसको डेसिफर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है. जैसे कि अपना हरप्पन स्क्रिप्ट देख सकते हैं, वो आज तक डेसिफर नहीं हुआ है. और क्या है, विच नॉट सर्वाइव द रैवेज ऑफ टाइम. और जो मोस्टली ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो रैवेज ऑफ टाइम को सह नहीं पाते, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी मिट्टी में दबे दबे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, तो क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है? लिमिटेशंस ये है कि जो लेटर्स फेंटली इंस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है, और वो टाइम के साथ डैमेज भी हो जाते हैं, लेटर्स मिसिंग होते हैं, उनके हम मीनिंग, उनके एग्जैक्ट मीनिंग के लिए हम श्योर नहीं होते. और नॉट ऑल आर डेसिफर्ड, सारे डेसिफर्ड नहीं है. और ये वाला नॉट सर्वाइव द रैवेज ऑफ टाइम. ठीक है, बस तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया. इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, मौर्यास के बारे में पढ़ लिया, गुप्ता के बारे में पढ़ लिया, टाउन्स और ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से ट्रेड होता था, कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, और इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ लिया. ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, और चैनल अब नेक्स्ट चैप्टर 3 की वीडियो जल्दी आएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए और सीयूटी के लिए. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.